आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमने अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए पूरी ही सीरीज चलाई है, जहां जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है बच्चों, देखिए ये वाले क्वेश्चन सिर्फ आपके रेलवे एग्जामिनेशन में ही नहीं, अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं। तो सारे ही बच्चों को अगर हम सजेस्ट करें तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ऐसे वीडियो जो हम अपलोड करते हैं, रेगुलर एमसीक्यू की वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, उन्हें देख के आप अपना एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी की सीरीज में आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे लाइफ स्पैन क्या होता है प्लेटलेट्स का। तो डेज दिए गए हैं आपको बच्चों, आंसर आपको बताना है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 7 to 10 डेज होता है लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होती है, जो ओल्ड प्लेटलेट्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और न्यू प्लेटलेट्स बनने लगती है हमारी बॉडी में। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स का आपको लाइफ स्पैन बताया गया है। प्लेटलेट्स अगर हम बात करें, देखिए ये हमारी बॉडी की 3 मेल सेल्स हैं। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की, इस तरह की दिखती है, ये ओरिजिनल फोटो है जो हमारी आरबीसीज होती है उनकी। व्हाइट ब्लड सेल आप देख रहे हैं इस तरह की दिखती है और ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, देखिए स्मॉल ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये क्या होती है, ब्लड सेल्स ही होती हैं जो कि बोन मैरो के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है बोन मैरो में, जो कि बोन के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने में। कभी भी अगर आपको कट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद वहां पर एक तरह की आपकी लेयर बन जाती है, ब्लड की एक तरह की लेयर बन जाती है और वो सूख जाती है, थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाती है, एक्सेस ब्लीडिंग होने से रोकती है। इस तरह की प्लेटलेट डिपॉजिट हो जाती है उस वाले पार्ट पे। तो इसका लाइफ स्पैन हमने जाना 7 to 10 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए एंजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, एंजियोलॉजी इसमें से किसकी स्टडी होती है, सीरम, हार्ट, बोन या ब्लड सर्कुलेशन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को कहा जाता है एंजियोलॉजी। अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें क्या होती है एंजियोलॉजी, तो ये मेडिसिन की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है, देखिए ब्लड वेसल में होने वाली जितनी भी डिसऑर्डर्स या डिसीज होती हैं। ब्लड वेसल में क्या क्या आता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो इनमें जो भी डिसीज होने वाली होती है या हो चुकी होती है, उनके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए जो काम करती है जो ब्रांच, उसको कहा जाता है एंजियोलॉजी। और ये ब्लड वेसल के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम पे भी काम करती है, तो ये भी आपको याद रखना है, एंजियोलॉजी दोनों ही चीज़ों पे काम करती है। अब अगर बात करें कि एंजियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, तो देखिए एंजियोलॉजिस्ट जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और जो वेस्कुलर सर्जन होते हैं, जो कि ब्लड वेसल के ब्लड वेसल में ब्लड किस तरह से फ्लो हो रहा है, उनके साथ क्लोजली काम करते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए। जो देखिए हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं फ्यूचर में इन सारी ही चीज़ों से रिलेटेड, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो कार्डियोलॉजिस्ट से अगर कार्डियोलॉजिस्ट को ठीक से समझ में नहीं आती हैं चीज़ें या उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये एंजियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जो वेस्कुलर सर्जन्स होते हैं, ये तीनों ही आपस में मिलके काम करते हैं अगर केस बहुत ही सीवियर है किसी पर्सन का। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए कॉन्ड्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, कॉन्ड्रोलॉजी इनमें से किसकी स्टडी को कहा जाता है, तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, कार्टिलेज की स्टडी को कहा जाता है कॉन्ड्रोलॉजी। देखिए कार्टिलेज का काम क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो देखिए बोन को सपोर्ट करने का काम होता है कार्टिलेज का, बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बोन है जो कि मूवेबल है, आप उनको मूव कर सकते हैं, तो कार्टिलेज ही इस तरह की बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि दो बोन्स जो है उनके बीच में फ्रिक्शन ना आ जाए, उनके बीच में किसी तरह की इंजरी ना हो जाए। तो इसी की ये एनाटॉमी की ऐसी ही ब्रांच जो कि मेनली फोकस करती है इन तरह के कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसको स्टडी करने का काम किया जाता है कॉन्ड्रोलॉजी में। अगर हम बात करें, देखिए इस कॉन्ड्रोलॉजी को क्यों किया जाता है, क्यों ये सब स्टडी किया जाता है, इसके स्टडी करने से पता चलता है कि कार्टिलेज किस तरह के होते हैं, उनकी अगर कार्टिलेज में किसी तरह की इंजरी हो जाए तो उस इंजरी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जॉइंट की हेल्थ को, जो जॉइंट्स होते हैं उनकी हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इन सारी ही चीज़ों को कैरी आउट किया जाता है अगर इस तरह की कॉन्ड्रोलॉजी ब्रांच में सारी ही चीज़ें स्टडी की जाती हैं कार्टिलेज के बारे में।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड। तो टिश्यूज के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने को क्या कहा जाता है? इसमें से आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन ए, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, हमारी या जो भी एनिमल सेल्स होते हैं या इवन प्लांट सेल्स भी होती हैं, बहुत सारी हम जो भी सेल्स होती हैं जब आपस में इकट्ठा हो जाती हैं सेल्स, तो वो बनाती हैं टिश्यूज। और हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टिश्यूज हमारी बॉडी के मिलके बनाते हैं पूरा ही ऑर्गेन, पूरी ही ह्यूमन बॉडी। तो इन तरह के टिश्यूज को स्टडी करने का काम किया, इस टिश्यू को स्टडी करने को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यहाँ पर आपको देखिए डेफिनेशन में बताई है, ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की या मेडिसिन की जिसमें एग्जामिनेशन किया जाता है, टिश्यू के स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया जाता है, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू किन किन चीज़ों का मिलकर बना है, किस तरह से फंक्शन करता है टिश्यू, इन सभी को एग्जामिन किया जाता है। कहाँ? अंडर माइक्रोस्कोप। ये आपको याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है ये। इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं। जैसे कोई अगर डिसीज डायग्नोस करनी है कि पर्सन को किस वजह से वो डिसीज हुई है, तो इस तरह से टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी बॉडी में या जिस भी ऑर्गेन में डिसीज हुई है, और फिर उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है इस तरह के टिश्यू में। कैंसर रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की हिस्टोलॉजी को। टिश्यू इंजीनियरिंग अगर करनी है तब, और फॉरेंसिक साइंस में भी इस तरह के टिश्यू इंजीनियरिंग को, टिश्यू कल्चर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसका आंसर। बैक साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी की बैक साइड को क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, डॉर्सल साइड। देखिए ये जो बैक और फ्रंट है ये डिफाइन किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। जो भी साइड स्पाइनल कॉर्ड के बैक में होती है उसको पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड कहा जाता है बॉडी की, और जो भी स्पाइनल कॉर्ड के फ्रंट में होती है उसको एंटीरियर या वेंट्रल साइड कहा जाता है। तो डॉर्सल और वेंट्रल के नाम से जाना जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के नाम से जाना जाता है इस तरह के बॉडी के फ्रंट और बैक साइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी ब्रांच है जो कि डील करती है विद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज। मतलब देखिए किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर कोई डिसीज होती है तो उस डिसीज के कारण उसकी बॉडी में किस तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आए हैं, इसको कौन सी ब्रांच डील करती है। अब देखिए इसमें ह्यूमन का हमने एग्जाम्पल लिया, एनिमल्स की भी हम बात कर सकते हैं। जब उनकी बॉडी में इस तरह के स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस होते हैं तो कौन सी ब्रांच को नाम दिया गया है जो कि से डील करती है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, पैथोलॉजी। तो देखिए पैथोलॉजी एक पूरी ही वास्ट अपनी ब्रांच है जिसके बहुत सारे अलग अलग काम है। अगर मेन काम की हम बात करें तो देखिए डायग्नोसिस ऑफ डिसीज का पता लगाना का काम होता है पैथोलॉजी का। क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं देखिए उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट? मान लीजिए किसी भी पर्सन के किसी ऑर्गेन में कोई डिसफंक्शनिंग हो रहा है, ऑर्गेन खराब हो गया है, तो वो सर्जिकली उसका थोड़ा सा पार्ट को रिमूव करते हैं और उसको उसके बाद स्टडी करते हैं कि क्यों हुआ है उसका इस तरह का ऑर्गेन खराब, या उसकी बॉडी से किसी तरह का फ्लूइड लेते हैं उन पे स्टडी करते हैं। और बहुत सारे केस में जो ऑटोप्सी होती है, जो पोस्टमार्टम होता है, उन तरह की चीज़ भी करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। तो ये एक तरह का आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का मतलब था हमारा कि पैथोलॉजी क्या होती है। ऐसी ब्रांच होती है जो कि बेसिकली डील करती है विद डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया को इसका नाम किसने दिया है? डिफरेंट ऑप्शन में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, बेंडा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? हमारी सेल, ये पूरी ही सेल का हमारा स्ट्रक्चर है। बहुत सारे अलग अलग इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर ये आप जो पार्ट देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होता है, एटीपी प्रोड्यूस करने का काम होता है, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है सेल में। अब देखिए किसने ये टर्म दी थी? तो बेंडा, जिन्होंने 1898 में एक ग्रीक वर्ड से ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरा ही वर्ड लिया था, जहां पर माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रोस का मतलब होता है ग्रैन्यूल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए एक तरह का ग्रैन्यूल ये लग रहा है जिसके अंदर इस तरह के थ्रेड्स प्रेजेंट हैं, जहां पर अलग अलग चीजें हैं। देखिए डीएनए है, मैट्रिक्स है, स्पेस है, राइबोसोम है। तो इसीलिए इन्होंने इस पूरे ही ऑर्गेनेली का नाम दे दिया। जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो इस तरह का ये ग्रैन्यूल की फॉर्म में लगा और इसके अंदर थ्रेड्स दिखे, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी इनमें से किसने दी थी? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, शाइडन एंड शवान। तो इन दोनों ने दी थी, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सेल थ्योरी। कब दी थी? तो ईयर 1839 में दी गई थी इनके द्वारा सेल थ्योरी, और ये बोटानिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग देखिए जब इन्होंने सेल थ्योरी दी थी तो उसमें इन्होंने बताया था, उसमें इन्होंने ये प्रपोज किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स, एनिमल, हम ह्यूमन बींग्स, हम सब सेल के मिलके बने होते हैं और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो ये थ्योरी फर्स्ट टाइम दी थी इन्होंने, शाइडन एंड शवान ने, ईयर 1839 में। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए न्यूक्लियस में इनमें से क्या होता है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, तीनों ही चीजें होती हैं सेल के न्यूक्लियस में। अगर हम बात करें देखिए सेल के न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर ये बेसिक इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू इस तरह के एम मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली होती है सेल्स के अंदर। और फिर यहाँ पर देखिए प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। तो तीनों ही चीज़ों का मिलकर बना होता है न्यूक्लियस, किसी एक चीज़ का नहीं होता है। ये जो पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो सिंगल मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, और ये मैसेंजर आरएनए फिर जाके कनेक्ट हो जाता है राइबोसोम के साथ, जहां पर एक पूरी ही प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने देखा न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, इनमें से क्या रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, हेलीबट लिवर ऑयल। अब ये हेलीबट क्या है? देखिए हेलीबट इस तरह की फिश होती है जिसके लिवर से इस तरह का हेलीबट लिवर ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसको माना जाता है कि ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी का। अब देखिए बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी होंगे हमारे जैसे हम वेजिटेरियन है, तो उनको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे वेजिटेरियन और वीगन सोर्सेज भी होते हैं हमारे विटामिन ए के, जिनको हम ले सकते हैं। जैसे मैंगोज होते हैं, पपाया आप खा सकते हैं, जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। जैसे हमारे पालक होते हैं, स्पिनच हो गई, ब्रोकली हो गई, और इन सारी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा विटामिन ए आपको मिल जाएगा। कैरेट्स में होता है विटामिन ए, बट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हेलीबट नाम की जो फिश होती है इसके लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेलीबट लिवर ऑयल, और इसमें पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाया करें। बहुत मेहनत करते हैं हम आप तक हर वीडियो पहुंचाने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कोई भी अगर सवाल रहता है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।